जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो को क्लिक किए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 4 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो आप सभी के एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो जीके से प्रश्न बनने वाले हैं। इस वीडियो में वही प्रश्न हम कवर किए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को 4 सब्जेक्ट को कवर करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न देखने को मिलेगा और जियोग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा और लास्ट में इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक वीडियो में 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं ताकि आप सभी का समय बच पाए और अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए जीके जीएस का। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतिहास का पहला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में जो देश में फैली हुई थी वो था दोस्तों भारत और पाकिस्तान, यानी कि आधा भारत में था और आधा पाकिस्तान में फैला हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? अगर पूछा जाए आप सभी के प्रश्न में कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे, इनका नाम क्या था? तो दोस्तों ये आप सभी को मालूम होगा, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट शून्य का भी खोज किए, दशमलव का भी खोज किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो कौन से राजा थे? ये दोस्तों कृष्ण प्रथम थे। कृष्ण प्रथम जो थे दोस्तों, ये एलोरा के जो चट्टाने थे उसे काटकर बनाए थे और उनमें एक मंदिर का निर्माण किए थे। तो इन्हीं का नाम दोस्तों आता है कौन सा? तो कृष्ण प्रथम का। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो दोस्तों जो नाट्यशास्त्र था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हम देखिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे पढ़ने से क्या होता है कि आप सभी के जो भी हम प्रश्न पढ़ेंगे आप सभी के सीधे माइंड में अच्छे तरीके से याद होते चला जाएगा। इसलिए दोस्तों धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप सभी को समझ में आए। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, केवल आप लोग उसे सुनिए, ठीक है? सुनने से क्या होता है कि दोस्तों आप सभी के माइंड में याद होते चला जाता है और जब भी आप सभी के स्क्रीन पर अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप सभी को फट से याद आ जाएगा, कहीं ना कहीं हम ये प्रश्न पढ़े थे। इसलिए दोस्तों आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिए और शांत तरीके से जो भी हम बोल रहे हैं उसको समझते चलिए। तो पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राजा ने शकों को हराया था? पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस राजा ने शकों को हरा दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी है जो शकों को हराए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक जिसे इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो दोस्तों ये इंडिका लिखा गया था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इंडिका लिखा गया था। और इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो प्रश्न पूछ रहा है इंडिका पुस्तक किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। और यह प्रश्न अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों मेगास्थनीज आया था। तो इतना सारे टॉपिक आप लोग एक साथ याद रखिएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम तमिल संगम कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम तमिल संगम जो हुआ था ये मदुरई में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? अगर पूछा जाए अशोक का कौन सा शिलालेख है जो खरोष्टी लिपि में है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये मनसेहरा है और शहबाज गढ़ी है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि राखलदास बनर्जी ने
किस स्थल की खोज की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न है इतिहास का कि मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किसी भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि मौर्य सम्राट अशोक को शिलालेख जो थे वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेगा, अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 60 हो सकती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, 142वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? अगर पूछा जाए कि 142वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य का शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है किसी राज्य का? तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री होते हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक मत कीजिएगा। ये दोनों में से तो कोई आप एक काम जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? अगर पूछा जाए कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो दोस्तों ये ब्रिटेन के अनुरूप है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? अगर पूछा जाए संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो दोस्तों ये संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का कि भारत एक क्या है? अगर पूछा जाए इनमें से कि भारत एक क्या है, तो आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है। भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो भूगोल का दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था और जिसे अब बंद कर दिया गया है? वो कौन सा पुल था, वो कौन सी नदी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गोदावरी थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक
ज्वारीय बंदरगाह है? अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शहर है भारत का जो पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उदयपुर होगा। उदयपुर कहाँ स्थित है? तो भारत शहर के पिछोला झील के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु पुल के नाम से जानते हैं। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? तो हल्दिया बंदरगाह राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों गोवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में क्या स्थित है दोस्तों? पुष्कर झील है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न भूगोल का देखते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जल वृत्त कहलाता है। जल वृत्त कहलाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अर्थशास्त्र का। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेश की घोषणा की थी? भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है दोस्तों? याद रखिएगा ये पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? अगर पूछा जाए राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? अगर पूछा जाए कि सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक है। कौन सा बैंक है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है जो सिंगापुर में कारोबार करने वाली भारत का पहली बैंक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई अधिनियम यानी कि आरबीआई एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि आरबीआई अधिनियम यानी कि आरबीआई एक्ट किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1934 ईस्वी में बनाया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बाजार में से एक है। वो कौन सा? तो समुद्री उत्पादों के लिए। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी में हुआ था। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? ये मेघालय में किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे हम लोग गिरवी रख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये भूमि और भवन है जो हम लोग गिरवी रख सकते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्रय शक्ति को माना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमिक्स का, डियर मनी का सही प्रभाव क्या है? अगर पूछा जाए डियर मनी का सही प्रभाव क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा उधार महंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो उधार महंगे हो जाते हैं। ये किसका है? तो डियर मनी का सही प्रभाव है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के लिए 4 सब्जेक्टों को एक वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम के लिए 4 सब्जेक्टों को एक ही वीडियो में हम कवर किए हैं। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों हम आप सभी के लिए जब तक आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक आप सभी को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हर रोज़ लाते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट विषय पर। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।